Hello students, so let's start today's lecture. Hope I am audible as well as visible to you all. So, introduction to microeconomics is one of first chapter. क्या है ये आपका फर्स्ट चैप्टर है एंड जब आप चैप्टर को पढ़ने के स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से ही समझ में आएगा होल इकोनॉमिक्स कवर अंडर माइक्रो एंड मैक्रो। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है। डेफिनेशन जैसे पढ़ना चालू करेंगे यू विल रियलाइज जितना भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो उसकी समरी कहां दी हुई है माइक्रो एंड मैक्रो में। क्यों दी हुई है? क्योंकि इन्हीं दोनों के अंदर पूरी इकोनॉमिक्स कवर हो जाती है। कुछ कंसेप्ट आप जो पढ़ते हो आगे चल के, जो डिमांड है, सप्लाई है, यूटिलिटी है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, व्हाटएवर इट मे बी, दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ व्हाट माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसी तरह कुछ पार्ट है नेशनल इनकम, जो आप नेशनल इश्यूज या कि ब्रॉडर लेवल में जो चीजों को देखते हो वो कवर होते हैं अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो कैसे होता है अपन देख लेते हैं अभी। दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 कि आपको रियलाइज हो कि जो चीज हमने पढ़ी है चैप्टर 2, 3 या 4 में, या कि आप 5th में भी पढ़ते हैं क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, सो वो सब कहां कवर होता है, उसकी समरी कहां दी होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, इकोनॉमिक्स की डिफरेंट डिफरेंट ऑथर ने, डिफरेंट डिफरेंट राइटर ने, अपने इकोनॉमिस्ट ने अपनी अपनी डिफिनेशन दी हुई थी। कहां पढ़ी आपने? 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में इटसेल्फ। ओके, इसके बाद यहां पास और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ है किसमें? माइक्रो एंड मैक्रो ने। ये कोई और एक इकोनॉमिक्स है, उन्होंने बोला कि ठीक है ये सब इकोनॉमी के बारे में बताया सबने, लेकिन मैं बताता हूं कि इसको थोड़ा और डिटेल स्टडी करने के लिए दो पार्ट में ये सारे कंटेंट, यूटिलिटी, डिमांड, सप्लाई, नेशनल इनकम, ये सब पहले भी थे, लेकिन बस एक इकोनॉमिक्स ने आया, बोला कि यार इसको ना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और वहीं से इजाद हुआ किसका? माइक्रो एंड मैक्रो का। कंटेंट इज रिमेन सेम। तो मतलब समझने की कोशिश करना, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपना यूटिलिटी का, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये सब का सब ज्ञान पहले से देख रखा हुआ है। लेकिन एक ज्ञानवान और आए, बोले कि इन्होंने दिया है बराबर है, लेकिन ये किसके पॉइंट ऑफ से है? एक माइक्रो पॉइंट ऑफ से है और एक मैक्रो पॉइंट ऑफ से। गॉट माय पॉइंट? तो पहले माइक्रो मैक्रो नहीं आया, पहले क्या है, ये सारे कंसेप्ट आए, उसके बाद एक इकोनॉमिक्स ने, वो कौन है अपन आगे चल के देखेंगे, रैगनर फ्रिस्ट एंड ऑल, सो उन्होंने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसलिए आपको ये एक और नया टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है, नहीं तो सिर्फ क्या पढ़ना पड़ता है आपको? यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई एंड ऑल। गॉट माय पॉइंट? सो उनकी देन है, बहुत अच्छा है। और उसके बाद आज तक किसी ने इसका डिस्ट्रीब्यूशन और फर्दर नहीं किया, क्योंकि ये इटसेल्फ एक मेजर डिस्ट्रीब्यूशन था और मेजर कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि एनालिसिस करते वक्त ये आपको पता होना चाहिए कि आप माइक्रो लेवल में कुछ चीज कर रहे हो कि मैक्रो लेवल में। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ना, चार्ट कहां है? चार्ट देख दो पहले आपको, कहां है? हम्म, ये नहीं है, ये पूरे चार्ट में आपका क्या कवर हो जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, टू टू के देख लो। सो ये आपका इकोनॉमिक्स इज मेजरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, या कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज द माइक्रो एंड अदर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। So this term is first used by Ragnar Frisch of Oslo University in year 1933। मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ अब भी। और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स? बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स रिटन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने कब लिखा ये? 1890 को। मतलब ये सब ज्ञान जो बांटा गया आपको वो कब हो चुका था? 1890 को। और ये बस्ट आपके मॉम डैड के, मतलब कि आपके ग्रैंडफादर, उन्हीं के एज के 1933, उसी टाइम इन्होंने क्या क्या इन्वेंट कर दिया, बोला दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो आपको कुछ नहीं है, हर 100 इयर्स के बाद ना जनरली कुछ ना कुछ नया आता है। अब आप वो एरा में आ चुके हो, तो 2033 के आसपास आप कुछ नया कुछ बोलोगे इकोनॉमिक्स के बारे में तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। कहते हैं ना हर 100 साल के बाद
एक भूचाल आता है, जैसे इस बार कोरोना आया था, इसके पहले ही एक और बीमारी आई थी जो वर्ल्ड में पूरा स्प्रेड हुआ था, वो कब था? 1920 में एंड 1820, लाइकवाइज ये पूरा चला आ रहा 100 साल बाद। इसी तरह इनका भी एक कंसेप्ट है। तो आप, मैं क्या रेडी कर रहा हूँ, मैं क्या रेडी कर रहा हूँ आपको, कि आप एक अच्छे इकोनॉमिक्स बनना चाहते हो, या कि इकोनॉमिक्स के ऊपर आप ना थोड़ा अपने आप को संभालो। हाँ, आप अपना सिर्फ कुछ ना बोलेंगे ना कुछ डाउट पूछेंगे, आप लेक्चर के बाद पूछेंगे और यहीं बैठे रहेंगे, हमसे बात करिए बस, हाँ, किसी और से नहीं। सो आपको मैं क्या रेडी कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में भी पढ़ते पढ़ते, और ये सब कैसे आता है, ये सारे एनालिसिस, मैं इतने मेमोरी टेक्निक या कोई स्ट्रेटेजी या टेक्निक बताता रहता हूँ, तो ये सब कैसे आता है? जब आप खुद इन डेप्थ उसका नॉलेज लेना चालू करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ और ज्ञान, या कि आप अकेले में जब बैठते हैं ना, पहले मुनि वगैरह क्या करते हैं, अकेले बस ध्यान कर लेते थे और सारे ज्ञान प्राप्त हो जाता था उनको। सो वैसे ही है, आप भी अकेले बैठ के पढ़ेंगे तो आप भी, आपका भी नाम यहाँ पास आने वाला भविष्य देख सकता है। ऐसा नहीं है सिर्फ फॉरेनर्स ही बस ये सब कर सकते हैं, आप भी बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ का। ठीक है, अब यहाँ से नहीं जाते हैं। अब इसी को, चार्ट को ध्यान में रखते हुए अपन यहाँ से कुछ चीजें और लेते हैं। ये सब वहां चार्ट में दिया हुआ है, मैं चाहता हूं लेकिन थोड़ा और डिटेल में पढ़ो आप। मॉडर्न इकोनॉमिक्स एक वर्ड यहाँ पर यूज किया है, टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो ये 1933 से जो आया है उसको बोलते हैं, वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हाईलाइट कर लेना, मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसके पार्ट में डिवाइडेड है? टू पार्ट्स में। वन इज द माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मिक्रोस एंड विच, उसका मतलब क्या होता है? स्मॉल, और यहाँ पास इंपॉर्टेंट मिलियन पार्ट, मतलब मिलियन में से, उसमें से एक पार्ट। And the macro derived from Greek word macros, which means large, huge. These terms were coined by, ये टर्म भी किसने कॉइन किया था? नॉर्वेजियन इकोनॉमिक्स रैगनर फ्रिश ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी इन 1933। ये दोनों वर्ड जो थे, माइक्रो एंड मैक्रोस, वो ये उन्होंने। तो पहले जब भी कुछ चीज नई आती है तो लोग बोलते हैं, इग्नोर करते हैं, फिर लेकिन कुछ देर के बाद लिख के चले जाओ, चले जाओ मतलब, तो लोग उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये मेन ब्रांचेस हैं, ये उनकी आत्मकथा है। ये देख लो इनको टूट टूट के, दिख रहे हैं कैसे दिखते हैं? और ये भी देखो अपने जीवन के किस एज में, बिल्कुल आपकी भी वही एज है, 1895 में बॉर्न हुए थे, तो 1933 तक 33 प्लस 5, 38 के एज में उन्होंने अपना ज्ञान बांट दिया था और 1973 में चले गए। सब इंपॉर्टेंट है। अरे आप अपना कहां किस वक्त आपको लाइफ की अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आप उसमें अपना ध्यान देने लगे, और 200% है आपको ना, रिसर्च पीएचडी वगैरह करेंगे जब डॉक्टरेट, ये सब चीजें आपको, बहुत सारे रिसर्च पेपर ऑलरेडी मिल जाएंगे, आपको उसके आगे रिसर्च करना रहता है, फिर आपको दुनिया जानेगी, ऐसे ही आपकी फोटो लगेगी। तो नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्टियन थे, तो आप इंडियन इकोनॉमिस्टियन बनेंगे। एंड इकोनॉमिक्स वाज जॉइंट विनर इन द जैन एंड ऑल, उनके बारे में लिखा हुआ है, नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में 1969 को। पायनियर इकोनॉमिस्टियन थे, जैसे हमारे यहाँ किसको आइडल देखा जाता है, पहले है डॉक्टर मनमोहन सिंह, राइट, और दूसरे अभी तक मिले नहीं। नेक्स्ट आते हैं हमारे किसमें, ये फर्स्ट पर्सन थे, ये देखो यहां भी लिखा है फर्स्ट पर्सन से, who referred the study of individual firm producer microeconomics and moreover he referred to the study of aggregate economics। ये इन्होंने पहली बार किया। अब हिस्टोरिकल रिव्यू में आते हैं अपन, कि अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी हिस्ट्री जानते हैं, आखिर ये क्या था। ये फाउंडर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। फिर उसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच आया, ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉपुलराइज्ड बाय न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। क्यों डरा रहे हो? अपनी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन, ये तो आपने, मैंने क्या बोला था प्रीवियस सेशन में ही बोला था, एक वर्ड याद रख लो, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अपनी बुक, his book Principle of Economics published in 1890। okay,
वो हर जगह चिपका सकते हो। एंड मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल यूज्ड बाय प्रोफेसर मार्शल बिकेम एन इंपॉर्टेंट एंड इंडिस्पेंसिबल टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल जो है ना, इसके बारे में कुछ कुछ स्टडी किया आपने, चैप्टर नंबर 5 और पढ़ लिए थे। तो मार्जिनलिज्म का भी एक और कांसेप्ट, मार्जिनल मतलब समझ में आता है, मैंने और पढ़ाया है आपको भर भर के। मार्जिनल मतलब क्या होता है, वन एडिशनल यूनिट। तो ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स में मार्जिनल, मैं बहुत बार बोलते आया हूं कि ये बहुत ज्यादा क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या वर्ड, मार्जिनलिज्म या मार्जिनल। तो मार्जिनल का जो प्रिंसिपल था वो भी आपको किसने दिया है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जी ने। ओके, सो मैं चाहूंगा आपको, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप यू शुड नो का कंटेंट एक बार देख लें। आइए, आपको देखना है, किसको देखना है, आपको। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस क्या हुआ है, फर्स्ट डेवलप्ड हुआ है। फिर इसको इट इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच, वही चीज लिखा है, ओरिजिन ऑफ अप्रोच ट्रैक्ड एंड बैक टू एरा ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ये किसने किया था, एडम स्मिथ और उनके सहभागी मित्रों ने किया था। इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय नियो, इसको पॉपुलर किसने कर दिया, अल्फ्रेड मार्शल जी ने, इन हिज बुक्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890 and other economists like Pigou, J.R. Hicks, Samuelson, John Robinson, who contributed to the development of microeconomics, जिनका नाम नहीं लिया जाता ज्यादा, लेकिन उनका भी बहुत जगह डिफरेंट जगह में उनका भी कंट्रीब्यूशन है, ऐसे हल्के में नहीं लेना उनको। आपका भी लिया जाएगा, डिपेंड करता है क्या दे रहे हो आप। हिस्टोरिकल रिव्यू मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट बन रहे हो उनके, सीनियर इकोनॉमिस्ट के, कि आप खुद अपना ज्ञान बांट रहे हो। हिस्टोरिकल रिव्यू में बोला है क्या, डिड एग्जिस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिड एग्जिस्ट इन द, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री है, ये अपन पढ़ेंगे कब, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। आ जाओ अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप या इंपॉर्टेंस। उसके पहले अपन और आ जाते हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन में, अच्छा मैं नहीं लिख रहा, डेफिनेशन में आओ। ये लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको एकदम बाय हार्ट होनी चाहिए, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के बारे में ये कहीं ना कहीं पूछने वाला है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, पर्टिकुलर या इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल वेजेस, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड इंडिविजुअल कमोडिटी भी बोला, सब कुछ में इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल, सब कुछ इंडिविजुअल लगा दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्टिकुलर लगाने की जरूरत नहीं है, तो भी आपका आंसर सही है। तो आपको क्या लिख लेना है, इंडिविजुअल, कहीं भी लिख लो एकदम बड़े बड़े अक्षरों से, बुक में भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। ओके, सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग, वही चीज दोबारा रिपीट किया है मैंने, बोला इट इज अ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस और इंडिविजुअल कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको बोलते हैं क्या अपन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसी चीज को उसने एलोबरेट किया गया है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक छोटे से और डेफिनेशन याद रख लेना, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक, मतलब इतने छोटे छोटे तरीके से देखना माइक्रोस्कोप लगा के, उसी बोलते हैं क्या, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला गया है। अब स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये चार्ट से आपको उतना मजा नहीं आएगा, तो इसलिए मेरे चार्ट में आओ। ये है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। अब ये मेरी आंखों से देखना, कल भी मेरी आंखों से देखे थे कुछ चीजें, आज मेरी आंखों से देखो। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। क्या थ्योरी बोलती है, लाइन बाय लाइन देखते हैं। सबसे फर्स्ट थ्योरी क्या बोल रही है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग कवर होता है आपके चैप्टर नंबर 5 में, जो कि अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। उसके अंदर नहीं, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग नहीं, वो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वो कहां है, चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में। ओके, जिसके अंदर टॉपिक था क्या, डिमांड एंड सप्लाई। तो चैप्टर नंबर 3 आपसे किससे डील किया, डिमांड से, चैप्टर नंबर 4 सप्लाई से।
सो प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी, कुछ लोग पूछ रहे थे ना मेरे को, एक और वर्ड था, यहां आप लिखोगे तो एग्जामिनर और खुश होगा, क्या? बस बहुत मतलब पढ़ा रहा हूं मैं, लग रहा है। और ये वर्ड कहां जाके कवर हुआ है? आपके चैप्टर नंबर 5 में, जो कि आपने पढ़ा नहीं है। राइट जो इस तरह का इंटरसेक्शन होता है, पढ़ाया है ना मैंने। तो इस टाइप से ये जो पॉइंट आता है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये डायग्राम जो है वो किसका है? सप्लाई कर्व है। ये किसका डायग्राम है? डिमांड कर्व है। जब ये दोनों मीट करते हैं जिस पॉइंट को, और जिस प्राइस में रहेगा और जिस क्वांटिटी में रहेगा, उसी को पॉइंट को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट या कि प्राइस इक्विलिब्रियम। ओके, वो आप पढ़ोगे डिटेल में, और मैंने रिसेंटली भी पढ़ा है और भी बार पढ़ेंगे बहुत बार। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ये सब क्या चल रहा है, ये दोनों साइड से जो फोर्स लग रही है डिमांड एंड सप्लाई की, जो जाके वो एक फोर्स से जो जहां जाके एडजस्ट हो रहे हैं, उसी पॉइंट को पर्टिकुलर बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। और वहां पास का जो प्राइसिंग होती है वो क्वांटिटी होती है। तो जो क्वांटिटी होती है वो मार्केट डिमांड होता है, और जो प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस होता है, डिटरमाइंड बाय मार्केट, नॉट बाय एनी इंडिविजुअल। ये कल से माउस को 5 लाख में बेचो तो कोई खरीदेगा क्या? नहीं। तो ये क्या हो रहा है? अभी तक इसमें प्रेशर नहीं पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? तो मार्केट की डिमांड और मार्केट, यही फोर्स कौन डिसाइड करता है? इन सबको डिसाइड करता है। एक बार इसको रीड करो, बोलो क्या बोल रहा है? प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स ऑफ, किसका किसका मार्केट फोर्स? डिमांड का फोर्स एंड सप्लाई का फोर्स। कितनी डिमांड हो रही है और आप कितना सप्लाई कर रहे हो। और आप आजकल सुनते हो ना, चिप, माइक्रोचिप, जो हर चीजों में सुना है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को पावर और स्टार्ट करने के लिए वो एक माइक्रोचिप बहुत ही वो प्रोसेस से डेवलप किया जाता है। उसका कोविड में सब बंद था प्रोडक्शन, जिसके कारण शॉर्टेज हो गया पूरे वर्ल्ड में, जिसके कारण कार, लैपटॉप, सब जितने भी बड़े ऐसे व्हीकल्स और जहां जहां वो लगते थे, वो सब क्या हो गए? प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो गए और डिले हो रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? कुछ कुछ चीज समझ में आ रही है क्या? जो मैंने ये चार्ट में बना के दिया है वही चीज कैसे दिया है? वहां पैराग्राफ में दिया हुआ है। लेकिन अभी यहां से आप जब पढ़ रहे हो, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर क्या कवर होता है आपका? मार्केट डिमांड, मार्केट फोर्स, डिमांड सप्लाई का, और उसके अंदर क्या होता है? डिमांड एनालिसिस चेक की जाती है और सप्लाई एनालिसिस। समझ में आ रहा है? समरी है। 2 चैप्टर तो यहां निपट गए। आओ 5th चैप्टर भी इसके अंदर, यहां पास कौन सा चैप्टर 3,4 कवर हो जाता है, यहां पास चैप्टर नंबर 5 कवर होता है। आ जाओ देखते हैं। नाम पढ़ो, यहां पास लिखा है प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे डिटरमाइन होती है, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स से। यहां पास बोल रहे हैं फैक्टर प्राइसिंग, जो आप पढ़ना नहीं चाहते थे, बोलते थे पहला चैप्टर पढ़ा होगा, पढ़ा रहा हूं। तो यहां पास आता है क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ए। तुम सब बोल सकते हैं और तुम कम हंसो ना, मन ही मन कर, योगा करने लगा बेचारा। आ जाओ, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर्स कौन होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सबको पता है। वही चीज कहां दी हुई है? चैप्टर नंबर 5 में। सो माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड। ये क्या किस चीज में हेल्प कर रहा है? फैक्टर रिवॉर्ड फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इनको क्या मिलेगा बता दो? लैंड को क्या मिल जाएगा? रेंट। लेबर को क्या मिल जाएगा? वेजेस। कैपिटल को क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट मिल जाएगा। सो ये डिटरमाइन कौन करता है आपको? थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। और ये भी कौन सा है? स्मॉल इंडिविजुअल स्टडी है। इंडिविजुअल स्टडी ऑफ फर्म, इंडस्ट्री, कमोडिटी, प्राइस। ओके, नेक्स्ट लास्ट आता है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर डील्स विद द एफिशिएंसी। यहां पर सब जगह ना एक ही वर्ड है, यहां पास हेडिंग में कहीं बार भी लिख लेना। ये किससे डील कर रहा है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इज अटेन्ड व्हेन इट्स रिजल्ट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ सैटिस्फैक्शन। और पहला क्या है? डील्स किससे करता है? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर एक थ्योरी है इकोनॉमिक वेलफेयर की, वो डील करती है किससे? एफिशिएंसी में। और वो कब वो सक्सेसफुल हो जाएगी वो थ्योरी? जब वो क्या अटेन कर लेगी? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन।
मतलब वो बोलना चाह रहा है कि वेस्टेज क्या हो, बिल्कुल बाय प्रोडक्ट बने, वेस्ट कुछ नहीं जाना चाहिए दुनिया में, तब जाके उसको क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, प्रॉपर एफिशिएंसी हो रही है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रहा है। अभी उसी को बेसिस में रख के एफिशिएंसी इन क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन में एफिशिएंसी होनी चाहिए, कंजम्पशन में भी एफिशिएंसी होनी चाहिए, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक में भी एफिशिएंसी होनी चाहिए। प्रोडक्शन में एफिशिएंसी मतलब producing maximum possible amount of goods and services with the available resources, उसी को बोला जाता है क्या, efficiency in production। आप प्रोडक्शन कर रहे हो, खाना खा रहे हो, जैसे कंजम्पशन में खाना खा रहे हो, ऐसे खा रहे हो, मुंह के अंदर कम जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, गिर रहा है, तो व्हाट डज इट मीन, क्या ये एफिशिएंसी इन कंजम्पशन नहीं है? समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल वैसे प्रोडक्शन में मटेरियल, रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, ए डालो, मतलब मशीन के अंदर वो जा ही नहीं रहा है, और वेस्ट क्या हो रहा है बहुत ज्यादा। मैं आपको लेमन लैंग्वेज समझा रहा हूँ, बाहर जाके ऐसे मत बोल देना, ठीक है? तो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब वेस्ट को हमको क्या करना है, कम करना है, और प्रोसेस, इसीलिए रॉ मटेरियल का कंजम्पशन जैसे जाता है ना मशीन में, ऑटोमेशन के थ्रू डालने की कोशिश की जाती है ताकि वेस्टेज क्या हो, कम हो। ओके, और एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा, मैं एग्जांपल बहुत दे सकता हूं लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स, इस प्रकार से क्या होता है, आपने भी देखा होगा, होप यू हैव ऑब्जर्व्ड और नॉट, आई डोंट रिमेंबर, कि पता नहीं मेरे को, आई डोंट नो, जैसे यहाँ टोमेटो आपका क्या था, 100 रुपीज केजी चल रहा है, सम पार्ट ऑफ योर स्टेट ओनली वो 20 रुपीज केजी भी है, और अदर स्टेट में तो 10 रुपीज केजी फेंका फेंका बिक रहा है। व्हाई? क्या नहीं है वहां पास, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन नहीं है। व्हाई? डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में डिस्टरबेंस है, या कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है मालूम है? आप लोग का एक और बिजनेस आइडिया बताता हूं, ये इंडिया में ऐसा नहीं है कोई एक कर रहा है या मेरे को पता है, बहुत लोग को पता है, एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर डूइंग आल्सो। एक फ्रेंड क्या करता मालूम है, कंपनी में जाता है, अब इस टाइप की क्वालिटी की स्टील चाहिए, और वो स्टील मिलेगी कहां ना, उसको किसी को नहीं पता। तो ये मेरा दोस्त क्या कर रहा है, अरे मेरा दोस्त नहीं, उसके फादर करते थे, अपने फादर के बिजनेस को टेक ओवर किया है और साथ में उनके साथ काम कर रहा है, उसकी वाइफ भी वही कर रही है, कि वो मटेरियल पूरे इंडिया में आइडेंटिफाई करने का कहां मिलेगा और उसको देने का है, यहां से लेने का है और यहां देने का है, और जब यहां से मालूम पड़ जाए कि अच्छा यहां पास मिल रहा है, उससे कोटेशन लेने का, उसमें कुछ अमाउंट ऐड करने का, कुछ नहीं, समझ रहे हो ना इशारे, बहुत ऐड करने का, और आगे बताने का ये मेरा कोटेशन है, सामने वाला जानते तो ओके, सामान डायरेक्टली ट्रक टू ट्रक, वहां ना खुद के गोडाउन में रखना, ना कुछ करना, ना तो कुछ स्टोरेज करना, ना तो कुछ वेस्ट होना, बीच का काम, पूरा पैसा कमीशन बोलो या जो भी बोलो इसको, अंदर ये एक नहीं करते हैं, पूरे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह भरा हुआ है, जहां पास मैन्युफैक्चरिंग हब्स है ना, जिस चीज का मैन्युफैक्चर हो रहा है, जैसे गुजरात वगैरह में, मोरबी में, वहां तो बहुत चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, जैसे टाइल, फ्लोर टाइल होती है ना, सैनिटरी, वॉश बेसिन, इनका मैन्युफैक्चर बहुत ज्यादा है, तो वहां जाओगे ना, वहां सिर्फ ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर ये सब नहीं करता, मैन्युफैक्चरर बोलता है, वो उनको ही बुलाता है उल्टा, किसको, ये बीच वाले मीडिएटर है ना, उन्हीं को बुलाता है, बेचने का काम तुम्हारा है बेटा, गॉट माय पॉइंट? सो ये बहुत बड़ा बिजनेस है। सो डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, सो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सो यदि ये हो प्रॉपर, तो जिस, तो ये रियल लाइफ में भी होता है, टोमेटो वहां कम चल रहा है ना, यहाँ देखता है मार्केट में और पता लगाता है, बोलता है अगले 10 दिन तक ना टोमेटो का भाव देखो, लास्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ से क्या रेट चल रहा है, ऑलमोस्ट नियर टू 100 रुपीज। कितना टाइम लगेगा देश के एक कोने से ट्रक भरने का एक टोमेटो का, और दूसरे देश के कोने में ले आने का, 20 रुपीज में खरीदने का, 20 रुपीज भाड़ा दे दिया, यहाँ आके कितने में बिकेगा, 100 रुपीज में। 40 रुपीज की चीज किसमें बिकने वाली है, 100 रुपीज में। और ये करते भी है लोग। इसी तरह से कुछ क्या होता है, लेबल होता है, 100 से वो 80 आता है, फिर 70 आता है, लेकिन स्टिल उसको क्या है, मार्जिन है। तो इसी तरह होता है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजम्पशन इन सच अ वे टू मैक्सिमाइज द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोसाइटी। नहीं तो पता चला क्या है, वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द कंट्री में क्या है, वो टोमेटो सड़ा हुआ फेंका जा रहा है, और वन वन पार्ट में कुछ लोग बिरयानी नहीं खा पा रहे ठीक से, ठीक है। क्या हुआ, कुछ नहीं।
समझ में आ रहा है कि एफिशिएंसी इन कंजम्पशन क्या होना चाहिए। कोई भी प्रोड्यूस, मैं टोमेटो बस में नहीं अटकता हूँ, बहुत छोटी सी चीज हो गई क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हर छोटी छोटी चीजों में देखी जाती है, और इसी तरह हर जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका क्या होना चाहिए, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तब जाके एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, कंजम्पशन। नेक्स्ट आता है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ दोस गुड्स व्हिच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। आप बना रहे हो कार, एरोप्लेन, टेलीविजन, फ्रिज, अरे भाई रोटी कपड़ा मकान, खाने को, पहनने को और छत रहने को, ये तीन ही नहीं है, ये पहले तीन में फोकस करो, उसके बाद ये जब सेटिस्फाइड हो जाए तब जाके आप क्या करो, कार, घर की जगह बंगलो। ठीक है, सो ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी कब आएगी, तो पहले वो गुड्स को प्रोड्यूस करो जो क्या है, मोस्ट डिजायर्ड है बाय क्या, पीपल ऑफ द इकोनॉमी। समझ में आ रही है बात है, क्योंकि वर्ल्ड में आपने भी सुना है वीट, वीट के लिए हमसे मांगा जा रहा है, बोल रहे हैं हमको वीट दे दो। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार गेहूं चाहिए इनको, वीट, वही गेहूं, उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, वही लोग, पूरी दुनिया को क्या चाहिए, वीट चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि उन्होंने मोस्ट डिजायर्ड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया ही नहीं है। तो वहां पास क्या मिस है, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी में ही डिफेक्ट है, कि सबसे पहले आप वो चीजें अपने कंट्री में प्रोड्यूस कर लो जो चीज क्या है, मोस्ट डिजायर्ड है। समझ में आ रही क्या बात है, आपको मोस्ट डिजायर्ड क्या है, खाना, ठीक है, तो उसी में आ जाएगा। हाँ, अब जो मैंने ये बताया है, इसको जिस प्रकार चार्ट में, आपके बुक में ऐसे चार्ट में नहीं है, आ जाता हूं दिखा देता हूं, सो आपको पढ़ने में थोड़ा सा इजी जाएगा। ये ऐसे दिया हुआ, देख लो भाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग पढ़ो। प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस मतलब इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, लिख लो वहां पर, अच्छा कहीं बस क्या लिखो, हाईलाइट कर लो, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर। और यहां पर क्या आएगा सप्लाई एनालिसिस में, इंडिविजुअल ठीक है, वो पैराग्राफ को मैंने किसमें बनाया है, चार्ट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है आपका, पूरा है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक, नहीं, फैक्टर प्राइसिंग इन microeconomics. Land, labor, capital, entrepreneur are factors that contribute to the production process. Microeconomics helps in determining the factor rewards for land, labor, capital and entrepreneur in the form of rent, wages, interest, profit respectively. Respectively मतलब line से sequentially हो गया, ओके। तो लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, जो चीज लिखी हुई है देखो, उसने हाईलाइट नहीं किया है, वही मैंने पॉइंट को कर दिया है। efficiency in production, efficiency in consumption and overall economic efficiency. Done. फोकस किसका है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी के अंदर दो थ्योरी आती है, कौन कौन सी थ्योरी, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग, और दूसरा है एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन, मतलब एफिशिएंसी के बारे में बात किया हुआ है, ओके। डज नॉट स्टडी अबाउट द एग्रीगेट, कौन स्टडी करता है एग्रीगेट का, मैक्रो इकोनॉमिक्स relating to whole economy. This approach does not study the national economic problems such as unemployment, poverty, inequality of income. ये सब कौन स्टडी करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। द थ्योरी ऑफ ग्रोथ, theory of business cycle, monetary and physical policies are beyond the limits of microeconomics. तो इनडायरेक्टली आपको मालूम है ये सब क्या बता दिया उसने, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट बता दिया है। नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, थ्योरी ऑफ ग्रोथ, थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज, ये सब क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक। फिजिकल पॉलिसी मतलब टैक्सेशन पॉलिसी जो होती है ना कंट्री की, उसके बारे में बात कर रहा है, जो एक साल के लिए बनाई जाती है, ओके। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स,
फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर लैम्स द फीचर्स, किसके फीचर्स, लैम्स के फीचर, किसके फीचर्स, लैम्स के। सो सब चीजें एल ए छोड़ के, ला छोड़ के, मैप्स क्या है आपके, ला मैप्स या लैम्स बोलो। सो सब कुछ क्या है, डबल है। सो सबसे फर्स्ट क्या है, लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप क्यों बोला गया है, क्योंकि ये किसके बारे में स्टडी कर रहा है, इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहा है, इसीलिए क्या है, ये लिमिटेड स्कोप है। बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, नेक्स्ट क्या आया है, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, हम आएंगे अजम्पशंस में। यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल्स, नेक्स्ट आता है 2 एम रहेंगे, एंड मार्केट एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। फिर आता है आपका प्राइस थ्योरी एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट एंड स्लाइसिंग मेथड। आराम से इसको देखो, एक बार फिर से बोलते हैं, लैम्स द होल स्क्वायर, एल लिमिटेड स्कोप, एम क्या है, फिर एल ए स्टैंड्स फॉर अजम्पशन, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। 2 एम रहेंगे, मैम लैम्स है ना, एल ए एम, एम 2 रहेंगे, ए क्या रहेगा, मार्जिनलिज्म, एक बार बोलो, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल यूज करता है। फिर आता है मार्केट स्ट्रक्चर, फिर 2 पी आएंगे, वन इज द प्राइस थ्योरी एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम, प्राइस थ्योरी एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम। लास्ट में 2 एस आएंगे, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट एंड स्लाइसिंग मेथड। तो इसमें स्लाइसिंग मेथड एग्जाम में बहुत बार इंडिविजुअल 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है, एक्सप्लेन स्लाइसिंग मेथड। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइसिंग मेथड, या नहीं तो बोल देगा एक्सप्लेन, नीचे लिख देगा स्लाइसिंग मेथड। गॉट माय पॉइंट। स्लाइसिंग मतलब क्या होता है, जो चीजों को छोटे छोटे पार्ट में स्लाइस, छोटे छोटे कट करने के बाद जो उसकी स्टडी करते हैं उसी को बोल देते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है क्या, स्लाइसिंग मेथड। ओके, सबसे पहले आज पढ़ते हैं स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, मतलब क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये इंडिविजुअल स्मॉल यूनिट के बारे में पढ़ रहा है, इकोनॉमिक के, लाइक इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल कमोडिटी, इंडिविजुअल प्राइस थ्योरी। क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर 2 टाइप की प्राइस थ्योरी स्टडी की गई है, वन इज द फैक्टर प्राइस एंड सेकंड इज द प्रोडक्ट प्राइसिंग। ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आप कांसेप्ट से याद रखोगे तो बहुत टाइम तक याद रहेगा। प्राइस थ्योरी कौन सी हो गई यहाँ पर, 2, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग। पार्शियल इक्विलिब्रियम क्यों बोला गया है, कि इक्विलिब्रियम मतलब 2 चीज इक्वल होते हैं, इक्वल में, इक्विलिब्रियम में क्या है, 2 चीज इक्वल होते हैं, यहाँ पार्शियल मतलब एक ही चीज अपने में इक्वल हो रहा है, देखते हैं। और ये क्या कर रहा है इक्विलिब्रियम, ध्यान रखना, मैं कंसेप्ट पहले बता देता हूं, ये बाकी अदर फैक्टर्स को ना इग्नोर कर रहा है, और ये अपने आप में ही एनालिसिस कर रहा है इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के बारे में। सो इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन, इक्विलिब्रियम के बारे में पहले बता रहा, पार्शियल इक्विलिब्रियम नहीं, इक्विलिब्रियम क्या होता है, बैलेंस बिटवीन 2 फैक्टर्स को बैलेंस करते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम। जैसे प्राइस इक्विलिब्रियम के बारे में बोला मैंने, 2 चीज को क्या किया हमने, लाके इक्वल किया, लेकिन यहां पास वो इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डील विद पार्शियल इक्विलिब्रियम। व्हाई? Analysis equilibrium position of individual economic unit, that is individual consumer, individual firm, etc. It isolates an individual unit from other forces and studies its equilibrium independently. तो मतलब वो बोलने के लिए बोल दिया गया पार्शियल इक्विलिब्रियम, मतलब खुद में इतनी ज्यादा स्टडी की जा रही है कि वो दूसरे फैक्टर्स को इग्नोर कर रहा है। जब आप स्टडी करते हो 2 चीजों को, तो क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, यहाँ दूसरा चीज कुछ है ही नहीं, मार्केट फोर्स, सिचुएशन, सब चीजों को क्या कर दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है। खुद किसके ऊपर स्टडी की जा रही है, इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल स्टडी की, इसीलिए इसको बोला गया है पार्शियल इक्विलिब्रियम। स्टार्टिंग की हेडिंग इक्विलिब्रियम के बारे में बोली गई है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, 2 फैक्टर्स को कंपेयर करना, बैलेंस करना, और इसको क्या बोला गया है, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, क्या है पॉइंट, ये पार्शियल इक्विलिब्रियम है, उसके बारे में लिखना। इट आइसोलेट्स, यहां पास आइसोलेट्स एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। अब ये अजम्पशंस क्या लिया गया है, सबसे पहला अजम्पशन होता है अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो हर अजम्पशंस का आप भी, जो लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, उनको समझ में आ गया, जब जब अजम्पशन इस दुनिया में आ जाए, other things being remain constant. So देखो यहीं पास है, microeconomics begins with the fundamental assumptions that other things being remain ceteris paribus, such perfect competition, laissez-faire policy, pure capitalism, full employment. These assumptions make analysis simple. ये सब सोचा जा रहा है कि सब कुछ ऐसा है, या assumption लिया जा रहा है और माइक्रोइकोनॉमिक्स की स्टडी की जा रही है। अरे फुल, मैं बता रहा हूं, एग्जांपल समझ में आ जाएगा। वो स्टडी करते वक्त ये देख रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, और स्टडी कर रहे हो फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं, अरे होएगी क्या कभी, आप भी समझ के देखो, कभी हो पाएगा क्या। अच्छा, इनकम इक्वालिटी,
बात करते हो आप इनकम इक्वालिटी की, कहीं किसी भी दुनिया में है क्या इनकम इक्वालिटी? नहीं है। आप बात बस करते हो, क्या हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको बोला गया है क्या? बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशंस। अरे आप इनकम इक्वालिटी बात, अरे बात सिर्फ लिखी हुई बातें हैं। अनएम्प्लॉयमेंट भी ये रहेगा, पॉवर्टी रहने वाली है। आपको क्या लगता है कि यूएसए यूके में क्या पॉवर्टी नहीं है? क्या वहां अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? इतने डेवलप्ड कंट्रीज हैं। चाइना में डिक्टेटरशिप, क्या वहां नहीं है? तो व्हाट डज इट मीन? ये सब चीजें हैं, तब भी वो क्या बोल रहा है? ये सारे असम्पशन रख के वो क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। स्लाइसिंग मेथड मैंने अभी बताया, यूजेस स्लाइस, इट स्प्लिट्स और डिवाइड। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? स्प्लिट्स और डिवाइड द होल इकोनॉमी टू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट। फिर से वो वही चीज गाना चालू करेगा, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल। समझ में आ गया क्या? सो हर जगह आपको वही चीज लिखनी है। नेक्स्ट आता है मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनल मतलब वन एडिशनल यूनिट। तो इतना स्टडी करता है, द कांसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज अ की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा एक चीज बताओ आप लोग, चैप्टर 2 और 3 नहीं पढ़ा होता तो क्या ये जो डिमांड के बारे में मैं बोल रहा हूँ, सप्लाई के बारे में बोल रहा हूँ, वर्ड मार्जिनलिज्म के बारे में बोल रहा हूँ, कुछ समझ में आता आपको? अभी देखना मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाओगे ना, सर कुछ समझा नहीं, तो कैसे समझेगा? बताओ कैसे समझेगा? जो चैप्टर का नाम है उसको यहाँ पर रेफर कर दिया गया है और आपको लग रहा है कि वो पढ़ने से आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, तो फिर माइक्रो मैक्रो का फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ने के बाद बोलेगा था इकोनॉमिक्स कंप्लीट। गॉट माय पॉइंट? तो इसलिए आज आप उसको कोरिलेट कर पा रहे हो चीजों को, बिकॉज यू नो अबाउट द डिमांड, यू नो अबाउट द सप्लाई, यू नो अबाउट द फैक्टर प्राइसिंग, यू नो अबाउट द मार्जिनिज्म प्रिंसिपल, you know about some equilibrium things. That's why you can connect। और कुछ चीज यहाँ पर समझ में आ रही है। किसी को ट्रस्ट नहीं होना, मैक्रो इकोनॉमिक्स उठा के देखना, हवा नहीं लगेगी, यहाँ से निकलेगा वहां से, फिर बोलेंगे टीचर्स रट्टा मार लो। ठीक है, यहाँ अभी तक आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, हम बहुत एनालिसिस से पढ़ रहे हैं। सो यूज ऑफ मार्जिनल प्रिंसिपल में क्या आ जाएगा? द टर्म मार्जिनल मींस चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय वन। बताओ ऊपर देखा भी नहीं आपने, क्या होगा? वन एडिशनल यूनिट। चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। तो मार्जिनल मैं चीख चीख के इतने देर से बता रहा था, वन एडिशनल यूनिट। अब मार्जिनल यूटिलिटी आ गया, तो वन एडिशनल यूनिट में यूटिलिटी कितनी चेंज हो रही है? मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा हमने, मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ा, यू ऑल रिमेंबर? सो एक एडिशनल यूनिट से कितनी कॉस्ट बढ़ रही, एक एडिशनल यूनिट को सेल करने से कितनी रेवेन्यू बढ़ रही? तो मार्जिनल स्टूडेंट हमारे सब जगह आप लगा सकते हो वर्ड मार्जिनल, एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर द इकोनॉमिक्स एंड योर टोटल एजुकेशनल करियर। हर जगह ये वर्ड आएगा। So marginal analysis help करता है study of variable through the changes producer consumer like economic decisions using these principles। तो ये economic decisions में लगता है word क्या use आता है, ये marginal word। So analysis of market structure क्या बोल रहा है? Market structure में कैसे वो help करेगा? क्योंकि microeconomics analyze different market structures such as, फिर से ये कौन से चैप्टर में कवर हो रहा है? आपके चैप्टर नंबर 5 में perfect competition, monopoly, monopolistic and ओलिगोपोली। ओके, सो ये सारे कॉम्पिटिशंस हैं जो कि इसके अंदर कवर हो जाते हैं। फिर आता है आपका लिमिटेड स्कोप के बारे में बोला है। लिमिटेड स्कोप क्यों बोला गया है? फिर अरे लिमिटेड, जब आपने एक बार भी स्टडी किया होगा तब आपको समझ में आएगा ये क्यों ऐसा बोला गया है। लिमिटेड स्कोप मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो? फिर से वो, क्योंकि ये इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्राइस, उसी के बारे में स्टडी कर रहा है। इसीलिए डील्स विद, नॉट डील्स विद, और फिर उसकी थोड़ी बुराई कर दिया, डज नॉट डील विद नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अरे भाई ठीक है, कैसे करेगा वो? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है ना काम। ये किसके बारे में कर रहा है? तो उसके चरित्र के बारे में बता रहा है। उसके चरित्र कैसा है? लिमिटेड स्कोप है उसका, कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स के बारे में बता रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका क्या? इंपॉर्टेंस, जो कि लग रहा है हमको उसको नेक्स्ट सेशन में कवर करना पड़ेगा क्या? उसके बाद देखो क्या चालू हो रहा है आपका? मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन बिफोर गोइंग अहेड या कि लीविंग दिस लेक्चर, अपन फीचर्स को तो याद कर। पहले यहां पास दो इंपॉर्टेंट चीज हमने आज तक सीखी। आज सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी आपने? माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में सबसे पहला आता है क्या? प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर।
फर्स्ट क्या है फैक्टर प्राइसिंग के अंदर, फैक्टर प्राइसिंग के अंदर बताओ कुछ भी याद नहीं रहे, फैक्टर मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करेगा। प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस के बारे में बात करेगा। इकोनॉमिक वेल्थ के अंदर पीसीओ के बारे में बात करेगा। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी में याद करने की जरूरत है क्या, कुछ समझ में आ रहा है? सो पीसीओ भी याद रखोगे तो भी याद आ जाएगा, क्या है efficiency in production, efficiency in consumption and overall economic efficiency. ओके सब के अंदर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। सो यहां पास का इंपॉर्टेंट टर्म है मोस्ट डिजायर्ड, प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट डिजायर्ड गुड्स। ओके ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा है आज फीचर्स, लैम्प्स की क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहला है लिमिटेड स्कोप, ए क्या है बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions, assumptions में ध्यान रखो सबसे पहला डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या आएगा, अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट। ओके लेजिस फेयर की पॉलिसी लगाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल, तो मतलब जो चीज क्या है पॉसिबल नहीं है। यूज मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, मार्जिनल मतलब वन एडिशनल यूनिट के चेंज होने से क्या इकोनॉमी में इंपैक्ट हो रहा है, यहां तक कि वो स्टडी करता है, इसको इसलिए बोला गया है मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, वन एडिशनल यूनिट। ध्यान आ रहा है मार्जिनल का मतलब बताना, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में शायद तक उसमें भी लिखा है। फिर है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, कौन कौन से मार्केट स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 5 के बारे में बोल दिया, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड नॉन ओलिगोपोली, मोनोपोली, इनके बारे में लिखने का है। फिर नेक्स्ट आ रहा है प्राइस थ्योरी, प्राइस थ्योरी के बारे में क्या पढ़ा आपने, प्राइस थ्योरी, दो प्राइस थ्योरी थी भूल गए, फैक्टर प्राइस एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग। हाँ तो उन दोनों के बारे में ज्ञान बांटने का आपको। पार्शियल इक्विलिब्रियम क्यों बोला गया है, बोलता है इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सब कुछ टू फैक्टर्स को क्या करना, बैलेंस करना। बट ये पार्शियल क्यों है, क्योंकि खुद के ऊपर इतना रिसर्च कर रहा है और क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है किसको, अदर फैक्टर्स को, इसलिए पार्शियल इक्विलिब्रियम। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट क्यों बोला गया है, क्योंकि स्टडी कर रहा है वो किसका, इंडिविजुअल। इस स्लाइसिंग मेथड बोल रहा है कि छोटे स्लाइस पार्ट डिवाइड, ध्यान आ रहा है स्टार्टिंग में 2-3 वर्ड लिखे उसको, उसके बाद करने के बाद इकोनॉमी को बहुत बहुत स्मॉल पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसकी इंडिविजुअल स्टडी करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग मेथड। मेरे ख्याल से आज के बाद इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। फिर एक बार और लैम्प्स द होल स्क्वायर क्या बोलेंगे, एल लिमिटेड स्कोप, ए बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन। अब आता है एम, दो है, फर्स्ट इज अ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल एंड मार्केट स्ट्रक्चर, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। फिर से एक बार स्टार्टिंग से, लिमिटेड स्कोप बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन, देख के बोलो, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल एंड एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है, दो एम हो गए। दो पी क्या है आपके, प्राइस थ्योरी एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम। ओके उसके बाद नेक्स्ट क्या है, दो एस रहेंगे, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट एंड स्लाइसिंग मेथड। अंदर के सारे कंटेंट भी याद है, ठीक है, जो थोड़ा बहुत हाईलाइट जो चीजें मार्क करके पढ़ोगे, और हर चीज का ना एक इंपॉर्टेंस रहता है। देखो मैं अभी भी बता रहा हूं, यू विल नॉट बिलीव, ये हमारा बहुत साल से मेरे पढ़ाते समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। मैं आपको ना, मैं ओपनली रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैं खुद बोल रहा हूं, आपने सिर्फ समरी नोट सामने रखा है और आप उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। समरी नोट्स आपको 2000 टाइम बेनिफिट करेगा। कब, जब आपने एक बार भी सिर्फ आपने क्या देखा हो, टेक्स्ट बुक देखी हो। मैं ओपन लेक्चर में बोल रहा हूं, और मेरे नोट्स के फर्स्ट पेज में मैंने लिख दिया है, दिस नोट्स इज ओनली आफ्टर स्टडीइंग द टेक्स्ट बुक। और उससे ज्यादा बेनिफिट कौन नहीं कर सकता, क्योंकि अब आप ध्यान कर रहे हो, लिमिटेड स्कोप के बारे में बताया सर ने, प्राइस थ्योरी, दो टाइप की प्राइस थ्योरी है, ये सब क्या हो रहे हैं बाद में कनेक्ट हो पाते हैं आपसे। जब एक बार भी नहीं पढ़ोगे तो कनेक्ट कैसे होगा, आपको ध्यान ही नहीं है कि क्या चीज लिखी हुई थी अंदर। ओके आप उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां लिख सकते हो, आपको रिकॉल नहीं हो रहा है तो व्हाट माय पॉइंट। सो एक बार फिर से लास्ट में लैम्प्स द होल स्क्वायर बता दो, एल लिमिटेड स्कोप, ए बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन, दो एम है, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल है, और मार्केट स्ट्रक्चर की एनालिसिस के बारे में बोला है। फिर क्या है, प्राइस थ्योरी एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम है। फिर लास्ट में दो ऐसा, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट है एंड स्लाइसिंग मेथड है। अब बिना दिखाए, लैम्प्स द होल स्क्वायर, एल लिमिटेड स्कोप, ए बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन, दो एम है,
मार्जिनलिज्म है एंड एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल है और एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है। पी प्राइस थ्योरी एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम। दो एस स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट एंड स्टडी ऑफ, आ रहा है याद, समझ में आ रहा है? ठीक है। सो आपको आज दो आंसर तो एकदम टकाटक एकदम खड़ाखड़ याद हो गए। बता दो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? उसके अंदर प्रोडक्ट प्राइसिंग है एंड फैक्टर प्राइसिंग है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, फिर थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। चलो फैक्टर प्राइसिंग के अंदर क्या आएगा? फैक्टर प्राइसिंग, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उनको क्या मिलेगा सब बच्चे को पता है। फिर उसके बाद आता है प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर क्या आएगा? डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस। ये किससे डिटरमाइन होता है? मार्केट फोर्स के। किसके मार्केट फोर्स से? डिमांड एंड सप्लाई के। और फिर ये एफिशिएंसी के बारे में क्या था? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में बात किया। इकोनॉमिक वेलफेयर में पीसीओ, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट, थ्योरी ऑफ ये प्रोडक्शन कंजम्पशन तो आपको समझ में आ गया कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड रिसोर्सेज अवेलेबल, ये करना है। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी में आप कंफ्यूज जाओगे, क्या लिखना है? बताओ क्या लिखना है? समझ में आ रहा है क्या? प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स फर्स्ट व्हिच इज मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।